हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट की। और आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। क्या आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो थ्योरी की क्लास थी वो आज हम नहीं करा पाए हिंदी की। इससे पहले एक ही क्लास हुई है शायद हिंदी की, ये सेकंड क्लास है आपकी, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जो पेपर आपका 1 जनवरी 2022 को हुआ था सी-टेट का, कक्षा 1 से 5 तक का प्राइमरी लेवल का, ये वही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 का है। इसको हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को गद्यांश पद्यांश में प्रॉब्लम आती है, तो इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे। आसान होता है बहुत, और बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। देखिएगा, आज हम प्लेलिस्ट सारी बना देंगे, फिर आपको प्लेलिस्ट से सारी क्लासेज आप सीरियल से देख सकते हैं। निर्देश लिखा हुआ है कि 91 से लेकर के 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है आपको। आप एक बार गद्यांश को पढ़ लेंगे और थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे, ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। मानव इतिहास, और जो मेन पॉइंट है उसको तुरंत अंडरलाइन कर लेंगे। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई, तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा था। यह बात होता है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। कहने का मतलब शून्य है, वो शून्य जो है वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, प्रकृति ने हमको प्रदान नहीं किया है। हमने शून्य का आविष्कार किया है, यानी कि शून्य का आविष्कार हमने किया है, यानी कि मानव ने किया है। तो ये मानव जनित हो जाएगा, अपनी सुविधा के लिए किया है। छोड़ दो, मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। शून्य क्या है? एक अमूर्त विचार है। शून्य क्या है? एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। यहां पे अंडरलाइन कीजिए, शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत ने, किसने? सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। किसने? सबसे पहले भारत ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत ने दी है। और अगर हम शून्य को 1, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता, यानी कि हम इसको मूर्त चीजों के साथ संबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन कहता है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य प्रकृति प्रदत्त है? नहीं, हमने अभी क्वेश्चन में पढ़ा जो शून्य है वो प्रकृति प्रदत्त नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहां से कट जाता है। हमने शून्य का आविष्कार किया है, यानी कि शून्य जो है वो मानव जनित आविष्कार है। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा? शून्य मानव जनित आविष्कार है। यह मूर्त अवधारणा नहीं, अमूर्त है। कैसी है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्या है, अमूर्त है। क्या है? अमूर्त है। और यहाँ पे क्या है? मूर्त अवधारणा है। नहीं, ये कट जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे शून्य जो है, कौन सा वाक्य सही है? शून्य मानव जनित आविष्कार है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाता है। अगर एक बार आप अच्छे से इसको पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो बहुत आसान तरीके से ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहां पे हमने, देखिए यहां पे हम लोगों ने टिक किया था इसमें कि यहां पे साफ लिखा हुआ है, यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य 1 से छोटा है। यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका सी जो है वो मिल गया। इस प्रकार से आप आसानी से सारे ही क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। विश्व में किसने सबसे पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? किसने सबसे पहले जो है शून्य को मान्यता दी? किसने दी थी भाई? अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे शून्य को सबसे पहले भारत ने। किसने? भारत ने जो है स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। किसने दी? भारत ने। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार है और एक वास्तविकता है, इसका क्या मतलब है? अमूर्त विचार है ना, ये बात उसमें लिखी हुई है। अब इसका मतलब हमें समझाना है। मतलब अब इसमें इसका मतलब नहीं लिखा हुआ है, इसमें सीधा इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यही वाला अमूर्त विचार है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था अमूर्त विचार है और एक वास्तविकता है।
अमूर्त विचार का मतलब क्या है कि जो चीज मूर्त रूप में नहीं है, यानी कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसका अस्तित्व है, यानी कि अमूर्त है लेकिन वास्तविकता है। अमूर्त विचार, अमूर्त होते हुए भी वास्तविकता है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसका अस्तित्व है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप पूरे पैराग्राफ को फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? क्यों नहीं समझा होगा? तो क्यों नहीं समझा होगा? क्यों नहीं समझा होगा? ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, साफ साफ आंसर तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अगर हम शून्य को 1, 2, 3 जैसी संख्याओं को इस तरह मूर्त चीजों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता, यानी कि मूर्त चीजों के साथ ये संबद्ध नहीं हो पाया, अगर हो जाता तो आसान होता, है ना। तो ये चीज है, मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता ना होना, यही क्या है कि इसी के कारण जो है मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या नहीं समझा होगा। ऑप्शन ए यहां पे आपका राइट हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका आंसर जो है आपका पैराग्राफ में नहीं मिलेगा। देखिए किस शब्द में, 4 शब्द आपके सामने हैं, किसमें जो है अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब धारणा, तो ये तो इसमें तो अब उपसर्ग लगा हुआ है भाई, अब धारणा क्या आ गया? अब लग गया, अब धारणा हो गया। अवधि, अब नीति, नीति के आगे क्या लगा है? नीति के आगे उपसर्ग क्या जुड़ा है? अब, तो ये तो उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। अवकाश, तो इसमें भी अब उपसर्ग जो है जुड़ा हुआ है। किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? अवधि में, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अब उपसर्ग होता तो यहाँ पे जो धी शब्द है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अवधि में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उपसर्ग तो ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी वर्ड के पहले जो है जुड़ करके उसका जो मीनिंग होता है उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसमें चेंजिंग कर देते हैं, है ना। तो उसमें या फिर उसकी विशेषता जो है बढ़ जाती है। अब जैसे आप कहते हैं कि हार, आप कहते हैं हार, ठीक है, अगर आप इसमें आगे सम जोड़ दें, क्या जोड़ दें? सम, ये आपने आगे इसमें सम जोड़ दिया तो सम प्लस हार क्या बनेगा? संहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम प्लस हार संहार बन जाएगा, यानी कि संहार का मतलब होता है विनाश। क्या होता है? विनाश, है ना, या फिर संयोग भी होता है। तो इस तरीके से ये जो उपसर्ग होता है वो किसी भी वर्ड में आगे आकर के जब जुड़ जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। अवधि में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। और हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो इतिहास में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। किसका? इक का। जब इतिहास मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो दोनों के मेल से ऐतिहासिक शब्द बनता है। इतिहास जैसे मूल शब्द है, इसमें क्या हो गया? इक प्रत्यय लग गया, तो इक प्रत्यय लगता है तो दोनों के मेल से ऐतिहासिक शब्द बनता है, ठीक है। चलिए, अच्छा आपको पता है कि प्रत्यय वे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़ करके अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग शब्द के मीनिंग में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इसको आप डिटेल में पढ़ाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, आपके समास, तद्भव, तत्सम, ये सब पढ़ाना है, जल्दी करा देते हैं। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? वैज्ञान, विज्ञानी, ज्ञान या विज्ञान। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। वैज्ञानिक में अच्छा देखिए, अभी आप जो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि क्वेश्चन 91 से लेकर के 99 तक आपको पैराग्राफ से आंसर देना है, तो अब इनका आंसर पैराग्राफ में थोड़ा ना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? तो वैज्ञानिक में मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञान। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगा हुआ है। क्या? वी उपसर्ग और इक जो है वो प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक शब्द बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें वी क्या है? जो वी है ये उपसर्ग है। क्या? जो वी है वो उपसर्ग है और जो इक है ये आपका इसमें प्रत्यय है। ओके, ये तब बनता है हमारा वैज्ञानिक, ठीक है।
किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग और पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। आगे देखिएगा, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या है? स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है? स्व प्लस तंत्र जो है यह स्वतंत्र का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। फिर आगे देखिएगा, पद्यांश आता है हमारे सामने। क्या आता है? पद्यांश। इसको भी ऐसे बहुत आसान तरीके से हवा में उड़ा देंगे। देखिए, सूर्योदय, सूर्यास्त, असंख्यों, सोना ही सोना बरसाकर। सूर्योदय, सूर्यास्त, असंख्यों, सोना ही सोना बरसाकर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। ठीक है। आसमान में गरज गरज कर, आसमान में गरज गरज कर धरती को ना कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से या मिटना सकी है। किसकी बात हो रही है? इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? देखिए, इस पद्यांश में क्या कहा जा रहा है? आसमान में गरज गरज कर धरती को ना कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर। कौन ऊपर आ रही है? धरती ऊपर आ रही है। धरती को कभी ना हर पाए, भूचालों भूकंपों से यहां ना मिट पाई है। कौन नहीं मिट पाई है? धरती नहीं मिट पाई है। तो इसका मतलब है इसमें बात किसकी हो रही है? इस पद्यांश में किसकी बात की गई है? धरती की बात की गई है। किसकी बात हो रही है? धरती की बात हो रही है। ठीक है, कि जो है धरती के अस्तित्व को बताया गया है कि वह अपने अस्तित्व की रक्षा किस प्रकार से करती है या की है धरती ने। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। धरती पर कौन कौन से जो है ऐसे शब्द हैं जो संकट को प्रकट कर रहे हैं? एक तो आपका भूचाल हो गया, भूकंप हो गया, है ना, और प्रलय हो गया। ये शब्द हैं, भूचाल, भूकंप और प्रलय। भूकंप, भूचाल और प्रलय ये उपयुक्त शब्द हैं। और यहाँ पे कौन सा उपयुक्त नहीं है? सिंधु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका हट जाएगा। धरती को कौन डुबोना चाहता है? धरती को कौन डुबोना चाहता है? अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गर्जना, या अत्यधिक भूकंप, या अत्यधिक सिंधु। तो यहाँ पे आप एक बार जरा पढ़ेंगे इसको, डुबोना कौन चाहता है धरती को? भाई जो है सोना ही सोना बरसाकर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर कभी नहीं हर पाए हैं। इसका मतलब है कि धरती को बहुत अधिक सोना बरसाकर, सोना ही सोना बरसाकर, यानी कि जो है भीषण बादल, बारिश करके भी, वृष्टि के द्वारा जो है उसको नहीं नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। किसको? धरती को डुबो नहीं पाए हैं। अत्यधिक वृष्टि आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धरती को नष्ट करने के लिए अत्यधिक वृष्टि अपना पूरा जोर लगा देती है। ऑप्शन यहाँ पे भी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? कौन सा जो पद्यांश का ऐसा कौन सी लाइन है जो ये बता रही है कि धरती अनमोल है? तो यहाँ पे एक लाइन हमने अभी पीछे पढ़ी थी, मोल नहीं ले पाए इसको। क्या पढ़ा था हमने? मोल नहीं ले पाए इसको। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट मोमेंट प्लीज, ये देखिए, सोना सोना बरसा करके मोल नहीं ले पाए इसको। इसका मतलब ये है कि धरती हमारी कैसी है? धरती अनमोल है ना? धरती कैसी है? धरती अनमोल है, मोल नहीं ले पाए इसको। ऑप्शन सी ये जो है पंक्ति अभिव्यक्त कर रहा है कि धरती क्या है? धरती अनमोल है। ऑप्शन सी आपका राइट। अगर आप डीपली पढ़ेंगे डेफिनेटली कर पाएंगे। सिंधु जो अभी वर्ड आया है, इसमें क्या वर्ड आया था? सिंधु। प्रलय सिंधु में डूब डूब कर जो है उभर उभर आई है ऊपर, इस तरीके से। सिंधु का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। कौन सा? तो सिंधु जैसे कि इसमें आपका उदधि हो गया, सागर हो गया, जलधि हो गया, ये सभी सिंधु के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जलद जो है यह पर्यायवाची शब्द सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? इसमें से कोई एक ऐसा शब्द समूह है, ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे से अलग अलग है। कौन एक दूसरे से अलग अलग है? गरज गरज कर, ये तो ठीक है। उभर उभर कर, ठीक है भाई, पंक्ति में आया है, कंटिन्यू आया है। युग्म आया है, जोड़ा आया है। डूब डूब कर, ये भी आया है। लेकिन भूचाल भूकंपों ये शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, भूचाल भूकंपों ये
अलग शब्द युग्म है, ठीक है। और यहाँ पे गरज गरज कर, उभर उभर कर, डूब डूब कर, ये तो समान है, लेकिन भूचाल भूकंप ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन कहता है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव होगा, सबसे प्रभावशाली क्या होगा। कहानियों और चित्रों का प्रयोग करें, यानी कि आप बच्चों को शब्दावली वर्ड मीनिंग सिखाना चाह रहे हैं तो कहानियों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, या दोहराव ड्रिल का प्रयोग करना चाहिए, लिखित अभ्यास या पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सिर्फ अगर आप करेंगे तो वो रटंत विद्या वाली कहानी हो जाएगी, सिर्फ लिखने पर फोकस रहेगा तब भी बच्चा इसमें जो है कुछ एक्टिव सक्रिय होकर के काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ लिखने पर उसका ध्यान रहेगा। और दोहराव या ड्रिल का उपयोग भी सटीक नहीं है। सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि कहानियों और चित्रों का आप प्रयोग करें। क्या करें, कहानियों और चित्रों का जब प्रयोग करते हैं तब बच्चे के दिमाग में जो चीज स्टोर हो जाती है फिर वह उसे भूल नहीं पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, क्या है। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, क्या है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, या फिर नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए भाषा सीखने के सक्षम बनाना। ये कौन सी बात हो गई भाई, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा को सिखाना है ना, या जो है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग करना है, या यथासंभव अधिक भाषाएं सिखाना। नहीं, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, टीचिंग लर्निंग के लिए जो है बच्चे जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, बच्चे जिस भाषा में बेहतर समझ रहे हैं वो भाषा आप शिक्षण अधिगम में यानी कि टीचिंग लर्निंग में जो है यूज करेंगे, तभी वो भाषा बहुभाषावित शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। आनुमानिक कहलाता है, वैश्विक कहलाता है, स्थानीय कहलाता है, या लेन देन कहलाता है। तो किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने का उद्देश्य उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का जो कौशल होता है वह आनुमानिक कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुमानिक अवबोधन कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे उस दिन कह रहे थे, जब मैंने हिंदी की फर्स्ट क्लास दी थी तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर सीटेट में ये ग्रामर नहीं पूछी जाती है। हमसे एक बच्चा बता रहा था कि सर सीटेट में ये जो आप पढ़ा रहे हैं ग्रामर नहीं पूछी जाती है। भैया ग्रामर क्यों नहीं पूछी जाती है, अभी अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, ये सब संधि विच्छेद है, क्या ये ग्रामर के अंतर्गत नहीं आता है प्यारे प्यारे स्टूडेंट, क्या ये नहीं आता है, या अगर मैं कहूँ तो ये ग्रामर के अंतर्गत नहीं आता है क्या। ठीक है, ये सारा पूछा जाता है। मैं आपको वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके लिए सटीक है। एक महीना बचा है, अगर इसमें भी हम सटीक ना पढ़ाएं या फालतू की चीज़ पढ़ाएं तो क्या ही मतलब बनता है। ठीक है, जो चीज़ सटीक है, उचित है, वही आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो इसलिए ये सब पूछा जाता है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो भी क्लास आपको मिलेगी वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगी, जो आपके लिए यूजफुल रहेगा वही आपको दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। क्वेश्चन कहता है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। कौन सी बुद्धि है जो भाषा से संबंधित है। प्रवाह सटीकता बुद्धि, भाषाई मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, या दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। देखिए, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में भाषाई मौखिक बुद्धि, कौन सी, भाषाई मौखिक बुद्धि भाषा से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांत के लोगों और उनकी विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं होती हैं, भाषाई, स्थानिक, दैहिक, केंद्रीकृत, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीतिक, तार्किक, गणितीय के बारे में
हॉवर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है जिसे उन्होंने 1983 में प्रतिपादित किया था। किसने? हॉवर्ड गार्डनर ने ये सब बताया था। ठीक है, उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? बहुभाषावाद के लाभ क्या हो सकते हैं? जब क्लास में बहुभाषावाद को स्वीकृति मिलती है तो उससे क्या बेनिफिट होता है? समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण होता है, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान मिलता है, सीमित रोजगार के अवसर मिलते हैं, या फिर पराभाषिक जागरूकता होती है। तो यहाँ पे बात जो आपकी फर्स्ट वन है, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण रहता है जब आप बहुभाषावाद का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान रहता है। भाई अब जब आप आप किसी पर्टिकुलर धर्म के हैं और आप दूसरे धर्म के लोगों की भाषा का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी संस्कृति को सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद बात आती है हमारी पराभाषिक जागरूकता भी इससे बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा गया है, जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा जब मतलब दूसरे के लिए क्या है, श्रव्य नहीं है ना, तो उसके वो जो बोल रहा है उसको आंतरिक भाषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आंतरिक भाषण कहा जाएगा इस चीज को, कि मतलब अगर दूसरा सुन नहीं रहा है तो इसका मतलब है आप मन ही मन में बोल रहे हैं, है ना। दूसरा तभी सुनेगा ना जब आप तेज बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, लेकिन जब आप तेज नहीं बोल रहे हैं, दूसरा सुन नहीं पा रहा है, इसका मतलब है कि वो आंतरिक भाषण है। क्या है? आंतरिक भाषण है, क्योंकि दूसरा सुन नहीं पा रहा है। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? भाषा विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा है जो संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है? अर्थ विज्ञान, आकृति विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान या स्वर विज्ञान? डियर फ्रेंड, उपयोगिता विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो कम्युनिकेशन में, संचार में अर्थ प्रदान करने के तरीकों का पूर्वाभ्यास करती है। इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा कहता है शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और बी दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है, कौन सा गलत है। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। इसमें कौन सी बात इसमें आपकी सही है? देखिए, ये बात सही है। शैशवावस्था में बच्चे की जो वाक नली होती है वो एक मनुष्य वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है ना। और शिशुओं के भाषा के विकास के संबंध में ये कथन सही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्चे तरह तरह के बबलाना और फिर दोहराव वाला बबलाना में संलग्न है। ठीक है, ये भी बात इसमें सही है। जब दोनों सही है तो ए और बी दोनों इसमें आपके राइट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 से 12 महीने का बच्चा है वो बबलिंग करता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। एक बोली कोई भाषा, कोई लैंग्वेज दूसरी मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। किन चरणों से गुजरती है? इसमें आपका चयन से, संहिताकरण से, उद्देश्य का निर्धारण से, या चयन से, स्वीकृत से, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण करने से। इसमें तो आपका ऑप्शन जो है वो ए ही बेटर है। ठीक है, और टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, ये 3 स्टेजेस से हो करके गुजरती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो बोली है, बोली भाषा का एक रूप होता है जो देश के किसी पर्टिकुलर हिस्से में या लोगों के एक विशेष ग्रुप के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, भाषा तो हमारी सब जगह बोली जाती है, लेकिन बोली जो होती है वो एक पर्टिकुलर जगह के लोग या कोई पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, वो उसको यूज करता है ना, वो बोली होती है। हिंदी की कई अलग अलग ऐसी बोलियां हैं, जैसे हिंदी भारत के कई राज्यों में, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बोली जाती है ना। भाई हमारी राजभाषा हिंदी है,
और अलग अलग जगह, जैसे बिहार में कुछ अलग बोली जाती है, हरियाणा में अलग बोली जाती है ना। हर राज्य की हिंदी बोलने के एक दूसरे से अलग होती है। बोली आमतौर पर दो प्रकार की होती है, एक तो हमारी क्षेत्रीय होती है और दूसरी सामाजिक बोली होती है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहा जाता है। क्वेश्चन है, इसको भी डीपली पढ़ना है। बोली के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। अब इसमें कौन सी बात सही है? देखिए यहाँ पे जो है किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, ये बात यहाँ पे सही है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, ये आपका गलत है। इसमें तो ए सही है, बी गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे पत्नी से। देखिए, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। हस्बैंड कहते हैं पत्नी से, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? भाषण को इस भिन्नता में जो है कि यहाँ पे जैसे जब पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, फिर सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है। तो इस भाषण में इस भिन्नता को का जो स्तर होता है भिन्नता के रूप में जाना जाता है। किसमें? स्तर भिन्नता के रूप में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कि जो है भाषण स्तर भिन्नता के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है। जो लैंग्वेज टीचर है वो एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। यानी कि 4 विद्यार्थी जो कनिष्ठ यानी कि जूनियर से और बाकी सीनियर से, 1 विद्यार्थी सीनियर वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर जूनियर की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? समूह निर्माण का ये जो विचार है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, कैसा व्यवहार? अनुचित व्यवहार, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा प्रस्तुति के दौरान किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार कर रहा है तो आप उससे बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, समस्या कहाँ है, उसको पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे, ना कि डंडा लेके पीटेंगे, है ना। आखिर वो अनुचित व्यवहार क्यों प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए हम उससे क्या करेंगे? बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कहता है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? तो यह आपका जो है संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संरचनात्मक उपागम में यह बताया गया है कि एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। और हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लाइक और कमेंट कीजिएगा जरूर, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार करना है। ए कथन लिखा हुआ है, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन बी कहता है, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। कौन सी बात इसमें सही है भैया? इसमें बात देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने की बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। ये बात इसमें क्या है? ए सही है। ए ऑप्शन जो है वो इसमें सही है। और शिक्षार्थियों
को सीखने की व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। ये इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन जो बी है इसमें वो आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे संप्रेषण से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार, सूचनाएं, फैक्ट्स और उनका जो एक्सपीरियंस है जो उसके आदान प्रदान से होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। कंटिन्यू धुआंधार तरीके से क्लासेस जो है चलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो बिल्कुल जुड़े रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आज ये पेपर आपका 1 जनवरी 2022 का था, इसको सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो थ्योरी बेस रहेगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।